हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्टडी विद जोगेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस प्रोग्राम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की क्लास में हम अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष का अध्ययन करेंगे। ये विश्व इतिहास की श्रृंखला का चौथा वीडियो है। इससे पूर्व हम यूरोप में पुनर्जागरण, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति का अध्ययन कर चुके हैं। साथ में विश्व में राष्ट्रवाद का विकास का भी अध्ययन कर चुके हैं। अब अध्ययन करेंगे अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति का। अमेरिका में स्वाधीनता प्राप्त करने की घटनाओं को कुछ इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम, कुछ क्रांति कहकर संबोधित करते हैं। कुछ विचारकों की राय में अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रकृति विश्व के अन्य स्वतंत्रता संघर्षों से भिन्न थी। ये संघर्ष किसी सामंती व्यवस्था, विदेशी सत्ता या निर्धनता एवं आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि मनुष्य की स्वतंत्रता के स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार हेतु लड़ा गया था। अन्य इतिहासकारों की राय में ये संग्राम या क्रांति नहीं बल्कि एक गृह युद्ध या आपसी संघर्ष था, जो इंग्लैंड के अमेरिकी उपनिवेश के निवासियों द्वारा स्वयं के मातृ देश के विरुद्ध लड़ा गया था। उपनिवेश के गोरे निवासी प्रारंभ में स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं कर रहे थे, बल्कि व्यापार में लाभों पर अपना हक जताना चाह रहे थे। ये युद्ध उन लोगों के मध्य लड़ गया जिसके दोनों दल ही व्यापारिक वाणिज्यवाद की भावना से प्रेरित थे। दोनों पक्षों का कल्चर, रिलीजन, खान पान, सभ्यता, आचार विचार, भाषा, रंग, रूप इत्यादि एक ही थे। इस संघर्ष में व्यापारी व मध्य वर्ग ने ही भाग लिया। संघर्ष के पश्चात बनने वाली संविधान परिषद में अंग्रेज व्यापारिक वर्ग को ही का योगदान रहा। अमेरिकी मूल निवासियों को अर्थात रेड इंडियंस को उनके ही देश में भविष्य निर्माण में देश हित में योगदान से वंचित रखा गया था। प्रारंभिक संविधान के अंतर्गत जनसाधारण को मताधिकार से वंचित रखा गया। इस संविधान में स्त्रियों, निग्रो आदि को भी नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। कार्ल एल बेकर के अनुसार ये क्रांति उपनिवेश व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष थी। कार्ल एल बेकर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण। मातृ देश इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति की कमी। अमेरिका में बसने वाले अंग्रेज मजहबी अत्याचारों, आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने के कारण यहाँ बसने आए थे। इन्हें इंग्लैंड के चर्च और राजा से कोई सहानुभूति नहीं थी। साथ ही यहाँ बसने वाले उनमें इंग्लैंड के अपराधियों को भी अवसर दिया गया, अतः उनमें व उनके वंशजों में मातृ देश के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। इतिहासकार ट्रेलियन ने उन्हें सरल स्वभाव वाला अमेरिकी बताया था। बौद्धिक जागृति। किसी भी संघर्ष में आधिकारिक व्यापारियों को जोड़ने व बौद्धिक जागृति का योगदान अमेरिकी संघर्ष में भी यही दिखाई देता है। थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में देश प्रेम की भावना का जगाने का प्रयास किया था। उसका कहना था कि एक भी महाद्वीप पर शासन नहीं कर सकता था। ये थॉमस पेन का कहना था। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जहाँ नए नए विचारों का आदान प्रदान और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। 1636 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मेरी कॉलेज शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। पेंसिल्वेनिया में क्वेकर समुदाय द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी। बौद्धिक चेतना के विषय में जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी व सैमुअल एडम्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। शिक्षा व समाज पत्रकारिता ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1704 में बोस्टन न्यूज़लेटर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। 1765 तक यहाँ समाचार पत्रों की संख्या 25 तक पहुंच गई थी। गवर्नर व स्थानीय परिषद में तनाव। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी द्वारा संचालित होती थी। ये दोनों सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन स्थानीय लोगों की विधान परिषद इनके हस्तक्षेप से उचित नहीं मानती थी। वे विधान परिषद में गवर्नर व उसके पक्षों
जजों के वेतन वृद्धि के विधेयक पर रोक लगा दिया करते थे। इससे शासकों व शासितों में तनाव बना रहता था। सप्तवर्षीय युद्ध, ये जो 1757 से 1763 के मध्य इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध लड़ा गया था, इसमें इंग्लैंड को निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी। अमेरिका में फ्रांसीसी सत्ता का अंत हो गया। अमेरिका स्थित सभी फ्रांसीसी उपनिवेश इंग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में आ गए। इस युद्ध ने औपनिवेशिक सैनिकों में उनकी शक्ति का एहसास करा दिया। यहाँ के निवासियों ने अनुभव किया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ चिपके रहने से इनका कोई फायदा नहीं है। इस कारण इनमें धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय से जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र इंग्लैंड के पास है, उनमें फ्रेंच, कैथोलिक व मूल निवासी रेड इंडियन की संख्या ज्यादा थी। रेड इंडियन और इंग्लैंड वासियों में शुरू से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अतः इंग्लैंड द्वारा उन्हें कुछ आरक्षित क्षेत्र दे दिया गया था। इससे उपनिवेशों का प्रसार हो गया। उपनिवेशों का खुला वातावरण, अमेरिकी उपनिवेशों में खुला वातावरण के कारण नागरिकों में जनतंत्र व स्वतंत्रता के प्रति झुकाव था। लोगों में जन सहमति से कानून निर्माण के पक्ष थे, जैसा कि मेरीलैंड व पेंसिल्वेनिया के अधिकार पत्रों में देखने को मिलता है। इंग्लैंड का प्रारंभ में नगण्य हस्तक्षेप, अमेरिकी उपनिवेशों में पुनः स्वशासन, इंग्लैंड ने अंकुश लगाने या रोक लगाने पर शुरू में कोई कोशिश नहीं की। व्यवहार में उपनिवेश स्वतंत्रता का ही अनुभव कर रहे थे। उपनिवेशों के प्रशासन या उनके जीवन में उनका हस्तक्षेप नहीं था। इंग्लैंड में भी राजतंत्र व संसद के अधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा था। इस कारण इंग्लैंड अपने उपनिवेशों के संबंध में ज्यादा कुछ विचार नहीं कर पाया, और जब उपनिवेश इतने विकसित हो चुके थे तो उन्हें नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो गया था। अमेरिकी महाद्वीप व उसके प्रशांत महासागर की विशालता इतना थी कि इंग्लैंड अपने बनाए कानून जैसे नेविगेशन को भी कठोरता से लागू नहीं कर पाया। ब्रिटिश संसद व अमेरिकी उपनिवेश में सैद्धांतिक मतभेद, वाणिज्यवाद की भावना से प्रेरित इंग्लैंड इस रूढ़िवादी विचारधारा पर काम करता कि उसकी संसद सर्वोच्च है। उनकी शक्ति सीमित करने का अधिकार, उपनिवेशों की शक्ति को सीमित करने का अधिकार उनको नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी उपनिवेश अपना संबंध सम्राट से मानते थे, न कि इंग्लैंड की संसद से। उनका कहना था कि समुद्र पार उपनिवेश की स्थापना इंग्लैंड के सम्राट ने की है, न कि इंग्लैंड की संसद ने। अतः इंग्लैंड की संसद बिना अमेरिका प्रतिनिधि के कर नहीं अधिकारियों की इस कड़ाई से लागू करने का अमेरिकी व्यापारी शीरा, शक्कर आदि उत्पाद फ्रांस और डच उपनिवेशों से सस्ता खरीदते थे। उस पर आयात शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। शीरा उत्पाद तो इंग्लैंड की कंपनी से खरीदने की वैधता के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों का आक्रोश हुआ। करेंसी एक्ट, इस अधिनियम के तहत उपनिवेशों को बनी हुई कोई हुंडी वैध नहीं थी। क्वार्टरिंग एक्ट 1765, अमेरिकी शासकीय सैनिकों का निवास स्थान व खाद्य सामग्री का वहन उपनिवेशों के मध्य से तय करना किया गया। स्टाम्प एक्ट, ये 1765 में लागू हुआ। समस्त पत्रिकाओं, पुस्तकों, लाइसेंसों, पट्टों पर स्टाम्प लगाने का अनिवार्य कर दिया। यद्यपि वे बहुत कम था, लेकिन सर्वाधिक विरोध इसी अधिनियम का हुआ था। उपनिवेशों ने बिना प्रतिनिधि के कर नहीं का नारा बुलंद किया। अधिक विरोध होता देख इंग्लैंड ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। चाय कर, 1767 ईस्वी, अमेरिका के वित्त मंत्री टाउनशेंड ने कांच रंग चाय आयात कर लगा दिया था। इस पर होने वाली आय का उपयोग गवर्नर और उनके कार्यालय को ही करना था। अमेरिकी संघर्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, न्यूयॉर्क विधानसभा का निलंबन, बोस्टन हत्याकांड, ये जून 1767 में न्यूयॉर्क विधानसभा को इसलिए भंग कर दिया गया कि वो ये एक्ट के विरुद्ध अंग्रेजी सैनिकों को रहने व खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर 5 मार्च 1770 को अंग्रेज सैनिकों और नागरिकों में तनाव उत्पन्न हो गया और इस संघर्ष में 3 नागरिक मारे गए। इस हत्याकांड ने टाउनशेंड के करों को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड को झुकना पड़ा, लेकिन चाय पर कर बनाए रखा। बोस्टन
टी पार्टी ये 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को स्वतंत्र बनाया था उस पर आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, अतः कंपनी ने दिवालिया से बचने के लिए अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार मांगा। कंपनी की मांग पर ब्रिटिश संसद ने एक अमेरिका में चाय बेचने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये कंपनी सामान्य दरों से कम पर चाय बेचने जा रही थी। इससे अमेरिका का तस्कर व्यापार समाप्त होता। जब चाय की पेटियों को जहाज से भरे जहाज बोस्टन बंदरगाह में पहुंचे तो दिसंबर की रात में सैमुअल एडम्स ने उसके निर्देश पर 25 अमेरिकी व्यक्तियों ने छद्मवेश में हमला कर दिया और पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। उस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस दुस्साहस पर जॉर्ज तृतीय ने के शासक को स्वीकार नहीं किया और उसने पूरे बोस्टन को सजा दी। ब्रिटिश संसद द्वारा उस पर 5 नियम बनाए गए। बोस्टन बंदरगाह को जब तक बंद रखा जाएगा जब तक चाय का हर्जाना नहीं दिया जाएगा। इसका तात्पर्य बोस्टन की तबाही। ब्रिटिश सैनिकों को ठहरने, खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था का स्थानीय अधिकारियों पर यह डाल दिया गया। कैथोलिक मतावलियों को उपासना संबंधी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। हत्या व अपराधों की सुनवाई संबंधी अधिकार भी इंग्लैंड व उपनिवेशों को चलाने का निर्णय लिया गया। मैसाचुसेट्स के सांसदों को पुनः चुनने का अधिकार राजा को दे दिया गया। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इन कानूनों का विरोध करने के लिए 5 सितंबर 1776 को जॉर्जिया को छोड़कर सभी 13 उपनिवेशों में से जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने इस प्रथम महाद्वीप सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार करना और अपनी मांगों को इंग्लैंड से मनवाना। इसमें मात्र अपने अधिकारों की मांग की। एक प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा गया जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन, एडम्स और जॉर्जिया आदि ने इस कांग्रेस में भाग लिया था। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। ये 10 मई 1775 को जॉन हैनकॉक की अध्यक्षता में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन फिलाडेल्फिया में किया गया था। इंग्लैंड ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक शक्ति से दबाना चाहा। प्रारंभ में अंग्रेज सेना का पलड़ा भारी रहा अतः अमेरिकी नेताओं को विदेशी सहायता की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसके लिए इंग्लैंड से संबंध तोड़ना आवश्यक था अतः फिलाडेल्फिया में एक तृतीय बस्तियों ने 15 जून 1775 को जॉर्ज वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अमेरिकी कांग्रेस ने रिचर्ड हेनरी ने यह प्रस्ताव अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा और जॉन एडम्स ने इसका अनुमोदन किया 5 सदस्यों की सहमति से, जिसमें जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉजर शरमन और रॉबर्ट लिविंगस्टन सदस्य